गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी लीला से बातें कर रहा होता है। लीला, ये भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का? अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका लीला? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है अशोक, ये मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन हैं और इस वीरान सी जगह में क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है। हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। ताकत? मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो, ये 3 बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बूढ़ा 3 छोटे छोटे बीज अशोक के हाथ में रखता है। ये बीज क्या करेंगे? ये कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ में आएगा। लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अशोक, वो बूढ़ा कौन है और ये बीज क्या सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता लीला, लेकिन इन बीजों को बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें इन पर भरोसा है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अशोक और लीला ने बीज बोकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। अब हमें इंतजार करना होगा। ये बीज क्या करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोनों अपने झोपड़े में लौट आए। सुबह के समय अशोक और लीला खेत की ओर जाने लगे। जैसे ही वो खेत के पास पहुँचे, उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से छोटे छोटे चमकीले पौधे उगाए। ये पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। अशोक, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन ये पौधे कैसे उगाए? ये वही बीज है जो उस बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन ये कोई आम पौधे नहीं लगते लीला। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान के तारों से जुड़े हों। अशोक, ये चमत्कार है। हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। अशोक और लीला एक पल के लिए खुश हुए। लेकिन लीला, अगर गांव वालों और जमींदार को इसके बारे में पता चल गया तो ये चमक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें सचेत रहना होगा अशोक, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के लोग खेत के पास जमा हुए। सभी चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। लेकिन भीड़ के बीच जमींदार के एक आदमी ने ये सब देखा तो वो तुरंत भैरव सिंह को खबर देने दौड़ा। अशोक भाई, ये पौधे कहाँ से आए? ये तो चमत्कारी लगते हैं। अब भाई, ये भगवान की देन है। मैंने बस मेहनत की और ये उगाए। अगर ये पौधे हमारी जमीन पर भी उग जाएं,
तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अशोक, तुम्हारे खेत ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जमींदार तक ये खबर पहुंची तो वो इसे तुम्हारे हाथों से छीन लेगा। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और साथी आते हुए दिखे। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध और लालच का मिश्रण था। उसने खेत की चमकदार पौधों को देखा। तो ये है तुम्हारा चमत्कार अशोक। मेरी जमीन पर ये जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। जमींदार साहब, ये जमीन मेरी है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। इन पौधों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जमीन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये पूरा गांव और हर खेत मेरी जागीर है। अब ये चमकीले पौधे भी मेरे हैं। जमींदार साहब, भगवान की देन को कोई इंसान अपनी जागीर नहीं बना सकता। ये पौधे मेहनत और विश्वास का फल हैं। चुप रहो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज से ये जमीन मेरी है। अशोक, अगर तुमने विरोध किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया। अशोक और लीला ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की। गांव वाले अशोक का साथ देने आए, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकाल लिए। जमींदार साहब, यह अन्याय है। गरीबों की जमीन छीनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना मिलेगा, समझे? ये पौधे कोई आम चीज नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की गंध आ रही है। जमींदार ने आदमियों को पौधे उखाड़ने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अशोक और लीला चिंतित हो गए। अशोक और लीला घर के आंगन में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अशोक, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इन पौधों की चमक केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार है। कौन सा रहस्य? ये पौधे नक्षत्र लोक का द्वार खोलते हैं। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन लालच से भरे इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें नक्षत्र लोक का द्वार खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहाँ जाएगा उसे अपने मन की सच्चाई का सामना करना होगा। अशोक और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों ही झलक रहे थे। वो जानते थे कि अब उन्हें जमींदार से टकराना ही होगा। बूढ़ा व्यक्ति अशोक और लीला को खेत में ले आता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो गई थी, जैसे आसमान पर तारे तेजी से टिमटिमा रहे हों। अशोक, समय आ गया है। इन पौधों की चमक नक्षत्र लोक का द्वार खोल रही है। तुम दोनों को वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लालच और भय तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। अगर इससे हमारे गांव की बंजर जमीन को जीवन मिल सकता है, तो हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमने अपनी मेहनत और सच्चाई से यहाँ तक का सफर तय किया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा। पौधों की चमक बढ़ गई और एक तेज रोशनी के साथ जमीन फटने लगी। एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। अशोक और लीला ने धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। अशोक और लीला ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वो जगह जादुई थी। हर तरफ सितारों की चमक और स्वर्णिम वृक्ष। बीच में एक झील थी, जिसके पानी से हल्की रोशनी निकल रही थी। झील के पास एक रक्षक खड़ा था। उसका आकार विशाल और चमकदार था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, ताकि हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं और गांव वालों की भूख मिटा सकूं। अमृत जल केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ होगा। ये जल लालचियों को नष्ट कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हमने अपनी मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव को बचाना है। रक्षक मुस्कुराता है, लेकिन तभी नक्षत्र लोक में तेज आवाज गूंजी। भैरव सिंह और उसके आदमियों ने जादुई द्वार के जरिए प्रवेश किया।
तो यही है वो खजाना। अशोक, तुम मूर्ख हो, ये खजाना अब मेरा है। इसे मैं सोने और धन में बदल दूंगा। अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छूओगे तो ये तुम्हारा विनाश कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। भैरव सिंह झील की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अमृत जल को छुआ, झील का पानी आग की लपटों में बदल गया। भैरव सिंह और उसके आदमी चीखते हुए नष्ट हो गए। अशोक और लीला ने भयभीत होकर सब कुछ देखा। देख लिया, लालच का यही अंजाम होता है। हमने देखा और समझा भी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव की भलाई है। क्या हमें अमृत जल मिलेगा? तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से इसे पाने का अधिकार अर्जित किया है। ये लो। रक्षक अशोक को एक सुनहरी मटकी में अमृत जल देता है। अशोक और लीला वापस गांव लौट आए। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का। देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी। खेतों में फसलें उगने लगी। अशोक और लीला खेत के पास थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। कौन है बाबा, और आपने हमारी मदद क्यों की? अशोक, मैं नक्षत्र लोक का रक्षक हूँ। सदियों से मैं धरती पर भ्रमण करता हूँ और उन लोगों की तलाश करता हूँ जो सच्चाई और निस्वार्थता के साथ अपनी जमीन और जीवन को संवारने का सपना देखते हैं। लेकिन हमें क्यों चुना? क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखा था। तुम्हारे जैसे लोग ही अमृत और नक्षत्र लोक की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से 200 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से
अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है सेठ जी। इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ लालचंद 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 रुपए निकल जाएंगे। फिर 1500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे? नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है और जैसा कि रामू ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है,
गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन्न प्रकट हो जाता है और वह रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वह ही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सुमन, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वह ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर चंदन घर आ जाता है। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और चिंकी के स्कूल के फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है,
अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। शंभू एक बहुत ही अमीर व्यापारी होता है जो कि अपनी बीवी अनीता के साथ रहता है। एक सुबह शंभू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो तो जरा, तुम्हारी बुआ की लड़की की जो शादी थी वो कब है? अगले महीने है। क्या हुआ? आप तो मना कर रहे थे, अब अचानक से पूछ क्यों रहे हैं? अरे मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम शादी में जाएंगे तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। बिना किसी तैयारी के कैसे चले जाएंगे? वैसे तो लगभग सारी तैयारी हो गई है, कपड़े तो है ही हम दोनों के पास। हमारे कपड़े की बात नहीं कर रहा मैं। अरे शादी में जाएंगे तो कुछ देना भी तो होता है ना। वैसे चलो छोड़ो, अभी तो काफी समय है, मैं खुद ही चला जाऊंगा और कुछ सोने का देख लूंगा। लड़की की शादी में कुछ अच्छा ही देना चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा बताओ, खाने में क्या बनाऊं मैं? अरे कुछ भी बना लो, मुझे तो तुम्हारे हाथ का सब कुछ ही पसंद है। दोनों पति पत्नी इसी तरह बात करते हैं और खाना खाने के बाद वो दोनों आराम से सो जाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी काफी अच्छी चलती रहती है और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद शंभू अपने कमरे में जाता है और तिजोरी खोलता है। तिजोरी को देख शंभू बहुत हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो गया? मेरा इतना कीमती संदूक तिजोरी में नहीं है। संदूक चोरी तो नहीं हो गया? अरे कोई है? यहाँ आओ सब, मेरा संदूक चोरी हो गया। शंभू की आवाज सुनकर वहाँ शंभू की पत्नी और उसके घर में काम करने वाला दीपक रसोइया वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मालिक? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? सब ठीक तो है ना? हाँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? ऐसा भी क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी तिजोरी से संदूक गायब है। कहाँ गया संदूक? मेरे लिए वो संदूक बहुत कीमती है। जिसने भी यहाँ से संदूक उठाया है ना, वो खुद ही बता दे मुझे। मालिक मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो आपके कमरे में आया तक नहीं था, फिर भला मैं कैसे संदूक उठा सकता हूँ? मेरा विश्वास कीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है। और मेरा तो अपने ही घर में चोरी करने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे जब तुम दोनों में से किसी ने भी संदूक को हाथ नहीं लगाया तो संदूक यहाँ से गायब कैसे हो गया? कोई तो आया ही होगा ना मेरे कमरे में। हाय मेरा संदूक, अब क्या होगा? शंभू काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शंभू की आवाज सुनकर वहाँ उसका पड़ोसी आनंद अपनी पत्नी के साथ आता है और कहता है, अरे भाई साहब, क्या बात है? आपके घर से इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं? सब ठीक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे घर में चोरी हो गई है, चोरी। मेरा इतना कीमती संदूक गायब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर से गया कहाँ वो संदूक। बाकी सब चीजें तो सही सलामत है, बस मेरा संदूक ही गायब है। क्या कहा? घर से संदूक गायब है? इसका मतलब वो चोर ही होगा। भाई साहब, मैंने कुछ देर पहले आपके घर के गार्डन से किसी आदमी को जाते हुए देखा था। हो न हो वो चोर ही होगा। अरे चोर को मेरा वो खास संदूक ही लेकर जाना था क्या? शंभू परेशान अपने कमरे में सबसे बात कर रहा होता है। तभी शंभू की नजर रुमाल पर पड़ती है जिसमें से मसाले की खुशबू आ रही होती है। उस रुमाल को देखकर शंभू कहता है, अरे दीपक, तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे कमरे में ही नहीं आए, तो फिर तुम्हारा ये रुमाल मेरे कमरे में क्या कर रहा है? झूठ तो बोलना ही मत, क्योंकि इस रुमाल से मसाले की खुशबू आ रही है। मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा ये रुमाल यहाँ कैसे आ गया? उड़ के तो नहीं आ गया होगा ना? तुम ही तो लेकर आए होगे इसे।
तो बताओ ना कि तुम्हारा ये रुमाल मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मालिक, कल रात से ही मुझे ये रुमाल नहीं मिल रहा था और शायद कल रात को जब मैं आपको खाना देने आया था ना, तब ये यहीं पे रह गया होगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मालिक, आज मैं आपके कमरे में आया ही नहीं था। अरे चोर का पता ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा रुमाल यहाँ कैसे आया और जिसकी आनंद भाई बात कर रहे हैं वो आदमी है कौन। अरे आप इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? अरे हमारे घर में चोरी हुई है, चोरी। और तुम्हें तो पता ही है अनीता कि वो संदूक कितना कीमती था मेरे लिए। अब बस बहुत हो गया, अब तो पुलिस ही आएगी। शंभू पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद पुलिस पूरे घर में संदूक की तलाशी लेता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तो अब उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। 2 दिन हो जाते हैं और संदूक का कुछ अता पता नहीं चलता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि घर से सिर्फ संदूक कैसे चोरी हो सकता है। जिसने भी मेरे संदूक की चोरी की है ना, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे 2 दिन हो गए हैं, संदूक का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो अब आप भी भूल जाइए ना। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? अनीता, तुम भी कैसी बात करने लगी हो? तुम्हें तो पता है ना कि वो संदूक मेरे लिए जरूरी था और तुम ही ऐसा कह रही हो। अगर तुम्हें उस संदूक को ढूंढने में मेरा साथ नहीं देना है ना, तो मत दो, लेकिन मुझे रोको भी मत। मैं अकेले ही संदूक ढूंढ लूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके साथ ही हूँ। वो तो बस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप संदूक को लेकर बहुत परेशान हैं और मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही। आप चिंता मत करो, वो संदूक जल्दी मिल जाएगा। अरे मुझे बस एक बार पता चल जाए कि आखिर चोर है कौन, फिर तो मैं उस चोर का वो हाल करूँगा ना कि जिंदगी भर वो खुद ही पछताएगा। शंभू काफी परेशान था, लेकिन चोर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिनों बाद शंभू गुस्से में पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहता है, आप लोग अपना काम कर भी रहे हो या बस हाथ पर हाथ रख के आराम से बैठ गए हो? अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे ये बोलने का मौका आप ही दे रहे हैं। अरे इतने दिन हो गए, ना अब तक मेरे संदूक का पता चला है और ना ही उस चोर का। आप अपना काम ध्यान से नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता है कि आप अपने संदूक को लेकर परेशान हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका संदूक आपको मिल जाए और ये केस बंद हो जाए। चोर है कौन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चोर कोई जान पहचान का ही है, तभी उसने बस मेरा संदूक ही चुराया, क्योंकि शायद उसे पता होगा कि वो संदूक मेरे लिए कितना कीमती था। और बड़ी बात तो ये है कि घर से दूसरा कोई सामान चोरी ही नहीं हुआ। जी हमें भी कुछ ऐसा ही शक है, लेकिन हम बिना किसी सबूत के किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हमें कुछ समय दीजिए। शंभू की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह शंभू अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसका पड़ोसी आनंद वहाँ आता है। अरे शंभू भाई, याद आया, उस दिन तुम्हारे घर वो चोर नहीं आया था। अरे उस दिन तो आप कह रहे थे कि मेरे घर पर चोर आया था और अब आप अचानक से मना कर रहे हैं। अरे आपको तो पता ही है कि मुझे भूलने की बीमारी है। उस दिन याद ही नहीं आया। मैं जिस आदमी की उस दिन बात कर रहा था ना, जब वो घर से निकला तो भाभी जी से ही बात करता हुआ निकला। अब अगर कोई भाभी जी से बात करता हुआ घर से निकल रहा है तो वो चोर कैसे हो सकता है? मुझे बस ये याद रहा कि उस दिन कोई आदमी निकला था आपके घर से, लेकिन पूरी बात याद नहीं रही। ठीक है, तो पता चला आपको कि चोर आखिर है कौन? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि चोर कौन है। सब ऐसे ही चल रहा होता है। रात के समय शंभू को नींद नहीं आ रही होती है
और वो अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा होता है। तभी अनीता की आँख खुल जाती है। अरे क्या हुआ, आप सो नहीं रहे? तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई मदद करूं? मुझे उस चोर का पता करना है बस। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। पुलिस तो पता ही कर रही है ना उस चोर का। जल्द ही उसका पता चल ही जाएगा। अगली सुबह सब लोग होते हैं घर में। तभी वहाँ पुलिस आती है। पुलिस को देखकर अनीता कहती है, शंभू जी, हमारे घर में पुलिस, आपने बुलाया है इन्हें? हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया है। वो क्या है ना, चोर का पता चल गया है। तो जब चोर का पता चल गया है, फिर यहाँ पुलिस का होना भी तो जरूरी था ना। मालिक, चोर का पता चल गया है? कौन है वो? हाँ, पता चल गया है। और आप सब जानना चाहोगे कि कौन है वो चोर? वो चोर कोई और नहीं बल्कि अनीता ही है। अनीता, तुमने ही मेरा संदूक चुराया है ना? क्या? नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही होगी। मैंने चोरी नहीं की। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों भला चोरी करूंगी? आपने किसी चीज की कमी थोड़ी रखी है मेरे लिए, जो अब मुझे अपने ही घर में चोरी करनी पड़े। अब तो झूठ मत बोलो। जिस दिन चोरी हुई उस दिन तुम्हारा भाई सूरज आया था और तिजोरी में तुम्हारी साड़ी का टुकड़ा भी फटा हुआ है। अनीता जी, तिजोरी में फिंगरप्रिंट भी आपके ही मिले हैं। जिस दिन घर पर सूरज आया था ना, उस दिन तुमने मुझे जानबूझकर अपनी बहन के घर भेज दिया था, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं उस दिन घर पर ही रहने वाला था। और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है अनीता। अब तुम खुद ही बता दो कि तुमने वो संदूक क्यों चुराया। हाँ, वो संदूक मैंने ही चोरी किया था। सूरज से आप तो नफरत करते हो, लेकिन वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई से कैसे नफरत कर सकती हूँ? वो बेचारा परेशानी में था, उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया था। अब ऐसे में मैं क्या करती? मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। अरे वो कर्जे में था या परेशानी में था, लेकिन अपनी गलती की वजह से ही था ना। मैं अपने भाई के साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी। हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन एक बहन होने के नाते मेरा भी तो अपने भाई के लिए कुछ फर्ज बनता था ना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं अपना केस वापस लेता हूँ, लेकिन अनीता, तुम गलती से ये सोचना भी मत कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं ये केस इसलिए वापस ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी पत्नी को परेशानी में नहीं देख सकता। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। कई साल पहले उसने व्यापार में मुझे कितना बड़ा धोखा दिया था और उसकी वजह से हमें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। तुमने नाता तोड़ दिया था, लेकिन तुम सब भूल गई। इसलिए मैं बस अपना केस वापस ले रहा हूँ, पर तुम्हें माफ कभी नहीं करूँगा। चोर का पता लग जाता है, लेकिन चोर को सजा जेल के रूप में नहीं, बल्कि माफी ना मिलने के रूप में मिलती है।